गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपको लास्ट क्लास में बोल के भेजा गया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। आज से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले है ना। तो कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले थे आज से? पेपर नंबर 6। ओके, ध्यान देना यहाँ पे। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग विद योर पेपर नंबर 6। ठीक है, मॉड्यूल 2। नेम ऑफ द पेपर इज resolution of corporate disputes। ठीक है, resolution of corporate disputes, non compliances and remedies। resolution of corporate disputes, non compliances and remedies। ठीक है बेटा, हाँ जी सर। 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है ये। ठीक, हाँ जी सर। अब ध्यान देना यहाँ पे, फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पेपर को 3 पार्ट्स में बाइफरकेट करने वाला हूं। ठीक है, मैं इस पेपर को 3 पार्ट्स में बाइफरकेट करने वाला हूं। पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अबाउट कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। ठीक है, पार्ट ए रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, पार्ट बी नॉन कंप्लाइंसेस एंड पार्ट सी फॉर रेमेडीज। ठीक है, और अगर मैं मोर स्पेसिफिकली लिखूं इसको तो रेमेडीज अवेलेबल टू एनी कंपनी, रेमेडीज अवेलेबल टू एनी कंपनी in case of any non compliances। ठीक है बेटा, रेमेडीज अवेलेबल टू एनी कंपनी इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंसेस। अब ध्यान देना, बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते है ना, इस सब्जेक्ट के बारे में जान लेते कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट आपको सीएस प्रोफेशनल में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, व्हाई दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस। ठीक है जी, हाँ जी सर। ओके, तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। अब भी ध्यान देना, ये जो टर्म है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, मैं ये टर्म को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर रहा हूं। मैं इस टर्म को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर देता हूं। कॉर्पोरेट मीन्स व्हाट? तो सर कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिस्प्यूट? कॉर्पोरेट का मतलब आपने बताया कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिस्प्यूट? एनीवन? डिस्प्यूट का मतलब, हाँ, इन जनरल सेंस में अगर अपन बात करें तो डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट मीन्स एनी काइंड ऑफ, है ना बेटा, एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, any kind of differences in opinion। तो इन ऑर्डर टू सम अप, अगर मैं ये टर्म को डिफाइन करना चाहूं, इन रेफरेंस टू कंपनी, डिस्प्यूट टर्म को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं इन रेफरेंस टू कंपनी, ठीक है, तो अ कंपनी मे हैव डिस्प्यूट, अ कंपनी मे हैव डिफरेंस इन ओपिनियन। ठीक है, अमंग्स इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं लिख देता हूं यहां पे, अमंग्स इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मान लो एक कंपनी में 4 डायरेक्टर्स है या 5 डायरेक्टर्स है। ठीक है, 4 डायरेक्टर कुछ और बोलता है, 1 डायरेक्टर कुछ और बोलता है, 3 डायरेक्टर कुछ और बोलता है, 2 डायरेक्टर कुछ और बोलता है। देयर मे बी डिफरेंसेस इन ओपिनियन, देयर मे बी
differences in opinion that may lead to dispute amongst the board of directors of the company. हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल हो सकता है सर. Then a company may have a dispute with its shareholders. A company may have a dispute with its shareholders. Then in company there may be dispute amongst the shareholders. आपस में लड़ रहे हैं सर. amongst the shareholders आपस में लड़ रहे हैं सर. या majority is suppressing the rights of minority. In that case it may lead to dispute. Majority is suppressing the rights of the minority. In that case also it may lead to dispute. Or in certain cases company may have dispute with the authorities. With the authorities like SEBI, ठीक है, RBI, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, authorities like SEBI, RBI, income tax authority, NCLT, etc. तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का मतलब क्या? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का मतलब dispute of a company either amongst the board of directors, dispute of a company either with any of its shareholders, dispute in a company amongst the shareholders of the company, or the dispute of a company with any of the authorities within whose purview that particular company is operating or within whose purview that particular company is coming. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर. ओके, तो नेक्स्ट टर्म अभी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स फॉर द टाइमिंग तुमको समझ में आया. कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का मतलब क्या? तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट मीन्स एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन विच मे अराइज आइदर अमंग्स्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, any difference in opinion which may arise between the board of directors and shareholders of the company, any differences in opinion which may arise amongst the shareholders of the company, or any differences in opinion which may arise with the authorities, तो ये पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर if in case of any company corporate dispute arises, if in case of any company corporate dispute arises, then how companies are required to proceed, in order to resolve such corporate dispute or in order to resolve such dispute. अभी इसका नाम क्या है? resolution of corporate dispute. Is it clear सबको? हाँ जी सर. अब देखो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट का नेक्स्ट एस्पेक्ट है बेटा नॉन कंप्लायंसेस. तो नॉन कंप्लायंसेस का मुझे मतलब बताओ. इन जनरल नॉन कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है? नॉन कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है? तो नॉन कंप्लायंसेस का मतलब होता है नॉन कंप्लायंसेस, है ना, of any of the applicable, non-compliances of any of the applicable laws, rules and non-compliances of any of the applicable laws, rules and regulations on the company. ठीक है, कंपनीज के ऊपर या कंपनी के ऊपर जो भी रूल्स रेगुलेशंस या जो भी प्रोविजंस ऑफ लॉ एप्लीकेबल था, कंपनी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ सच applicable laws, rules and regulations. That would be called as
दैट वुड बी कॉल्ड एज नॉन कंप्लाइंसेस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर नॉन कंप्लाइंसेस भी हुआ, अगर नॉन कंप्लाइंसेस हुआ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? In case of any non-compliances, there is a possibility that company may be adjudicated. Company may be adjudicated or company may be prosecuted. होता है ऐसा? In case of any non-compliances, a company can be adjudicated or prosecuted by any authority of law. In case of any non-compliances, a company can be adjudicated or prosecuted by any authority of law. और इन केस अगर कंपनी के अगेंस्ट एजुडिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया या प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो वो सिचुएशन में कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ कंपनी? अनडाउटेबली कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? कंपनी सेक्रेटरी कैन रिप्रेजेंट द कंपनी, है ना? कंपनी सेक्रेटरी कैन रिप्रेजेंट द कंपनी। ठीक है, बिफोर एनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Yes or no? Yes, sir. Before any adjudicating authority, company secretary can represent a company before any adjudicating authority in the matter of any, in any matter of adjudication, in any matter of adjudication or in any matter of prosecution. ऐसे ही होता है। Thus, in order to represent a company before any statutory authority or before any adjudicating authority, a company secretary in itself must be well versed with all the applicable laws, rules and regulations. A company secretary itself must be well versed with all the applicable laws, rules and regulations. Then only it will be possible for them. Then only it will be possible for him to represent the company before the adjudicating authority. बात समझ में आ रही है क्या? Then only it will be possible for them to represent their company, to represent their client before any adjudicating authority. तो ये सब्जेक्ट समझ में आया? ये सब्जेक्ट क्यों? ये सब्जेक्ट में आप बेसिकली क्या पढ़ने वाले हो? ये सब्जेक्ट में आप बेसिकली पढ़ने वाले हो कि अगर कंपनी के पार्ट पे कोई भी नॉन कंप्लायंसेस हुआ, अगर कोई भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अराइज हुआ विद इन द कंपनी, तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है किसके ऊपर? ऑन द कंपनी सेक्रेटरी। इन एनी मैटर ऑफ एजुडिकेशन कंपनी को रिप्रेजेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है किसके ऊपर? कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। बात समझ में आ रही है क्या? एंड इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज all such responsibility efficiently, a company secretary must be well versed with all the applicable provisions of laws, rules and regulations on the company. तो ये सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है एक सेक्शन a particular section of this subject, a particular part of this subject contains the brief idea of all the applicable provisions of laws, rules and regulations on any company on general basis. बात समझ में आ रहा है क्या? And a company secretary must be well versed with all such applicable provisions, laws, rules and all such applicable provisions, rules and regulations. तो अगर हम इन जनरल अगर बात करें ना, अगर जनरल बात करें तो कुछ ऐसे लॉज हैं जो हर कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। कुछ ऐसे लॉज हैं जो हर कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। हर कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है मतलब
हाँ बेटा, हो सकता है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ में ऑल्सो भी एप्लीकेबल. फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनीज के लिए अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल. हाँ सर, हो सकता है. सेम इज द केस विथ योर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. सेम इज द केस विथ योर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, है ना. अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी लॉ, स्पेसिफिक एक्ट्स भी उनके ऊपर एप्लीकेबल है. तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक एक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ऑन जनरल बेसिस. ऑन जनरल बेसिस कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं कंपनीज के ऊपर. तो ऑन जनरल बेसिस सबसे पहले कौन सा लॉ आता है बेटा? सबसे पहले आएगा सर कंपनी लॉ. अच्छा, और सर उसके बाद आ सकता है सर फेमा एक्ट. अच्छा, उसके बाद आ सकता है सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. उसके बाद आ सकता है सर कंपटीशन एक्ट. ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002. देन इफ कंपनी इज लिस्टेड, सेबी एक्ट 1992. ठीक है, देन इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है, हाँ जी सर. देन जीएसटी एक्ट. और जीएसटी. तो ये कुछ कॉमन लॉज हैं जो लगभग हर कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ द कंपनी इज लिस्टेड, then regulations of SEBI shall also be applicable. if कंपनी फॉरेन करेंसी में डील कर रहा है, इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन कर रहा है, तो वहां पे आरबीआई रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होगा. या फेमा के रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होगा. अगर कंपनी किसी भी टाइप का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है तो वहां पे एफसीआरए भी एप्लीकेबल होगा. मेरा बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे सर ये सभी एक्ट्स तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था. हाँ बेटा, इसलिए आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया गया था. ठीक है, इन सभी एक्ट्स का जनरल एप्लीकेबिलिटी है किसी भी कंपनीज के ऊपर. जनरली ये सभी एक्ट किसी भी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है. कंपनी लॉ, फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग, कंपटीशन, सेबी, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, एफसीआरए. बात समझ में आ रही है क्या? तो बोलने का मतलब क्या, एक कंपनी सेक्रेटरी, अ कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी वेल वर्स्ड विथ ऑल दीज एप्लीकेबल लॉज. क्योंकि जब तक कंप्लाइंसेस क्या करने हैं ये मालूम नहीं चलेगा तब तक नॉन कंप्लाइंसेस वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. बात समझ में आ रही है क्या? नॉन कंप्लाइंस हुआ, नॉन कंप्लाइंसेस का मतलब क्या? नॉट अडहरिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी. तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नॉन कंप्लाइंसेस वन मस्ट नो द कंप्लाइंसेस दैट हैज टू बी मेट, कंप्लाइंसेस दैट आर टू बी मेट बाय अ कंपनी. बात समझ में आ रही है क्या? तो एक चीज ध्यान रखना, अभी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको इन सभी लॉज का, इन सभी एक्ट्स का रेफरेंसेस दिया हुआ है. नॉन कंप्लाइंसेस अंडर कंपनी लॉ, नॉन कंप्लाइंसेस अंडर फेमा, नॉन कंप्लाइंसेस अंडर
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नॉन कंप्लाइंसेस अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट, सेबी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, एफसीआरए, कुछ और एक्ट्स भी है, तो उन सभी के नॉन कंप्लाइंसेस दिए हुए। अगर नॉन कंप्लाइंसेस हुआ तो क्या, बट बेटा नॉन कंप्लाइंसेस वाले पार्ट पे जाने से पहले हमको कंप्लाइंसेस वाला पार्ट मालूम होना चाहिए। हाँ जी सर, और अगर तुमको याद हो तो जब हम लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ा करते थे ना, मैं बोल सकता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इट इज इन कंटिन्यूएशन टू योर सीएस एग्जीक्यूटिव। सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या होता था, वहां पे आपको पढ़ाया जाता था, आपको बताया गया था कि सीएस एग्जीक्यूटिव में लॉ के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ओके, लॉ के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सटेंसिव पार्ट एंड सेकेंड वन इज प्रोसीजरल पार्ट। याद है कुछ? हाँ सर। तो एग्जीक्यूटिव में हमारा जो पढ़ाने का फोकस रहता था, पढ़ाने का फोकस तो दोनों पार्ट पे रहता था, हाउएवर स्टूडेंट यूज्ड टू इग्नोर दिस पर्टिकुलर पार्ट, प्रोसीजरल, जहां पे आपको पेनल्टीज वगैरह कुछ आता था। यू बी जनरली यूज्ड टू इग्नोर द पेनल्टीज एट एग्जीक्यूटिव लेवल, है ना। और ये वाले पोर्शन पे हमारा फोकस ज्यादा रहा करता था। वी केप्ट ऑन फोकसिंग द सब्सटेंसिव पार्ट which contains the provisions, है ना, which contains what to do and what not to do. how to do पे फोकस नहीं था, या पेनल्टी वाले पार्ट पे फोकस नहीं था, ऑफेंसेस वाले पार्ट पे फोकस नहीं था। तुमको मालूम है ये सब्जेक्ट के अंदर अभी प्रोसीजरल वाले पार्ट पे फोकस रहेगा, ठीक है। अब प्रोसीजरल वाले पार्ट में तुमको आ जाता है एडजुडिकेशन प्रोसेस, एंड आफ्टर एडजुडिकेशन various penalties as applicable under different provisions of law। बात समझ में आ रही? बट यहां पे एक प्रॉब्लम है। I would suggest every student to read this particular part also before reading this part, क्योंकि हमेशा सब्सटेंसिव के बाद प्रोसीजर आता है बेटा। I would request each and every student to go through all these acts for the purpose of this subject, क्योंकि जब तक आपको compliances नहीं मालूम, you cannot find out the non compliances। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? Until and unless as a company secretary we are aware about all the compliances applicable on the company, we cannot find out, we will not be in a position to find out कि यार कौन सा नॉन कंप्लाइंसेस हुआ है, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई कंप्लाइंसेस भी है। तो आईसीएसआई सब मान के चल रहा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट में आईसीएसआई ऐसा मान के चल रहा है दैट अ स्टूडेंट इज वेल वर्स्ड विथ ऑल दीज लॉज, दैट इज व्हाई ओनली प्रोसीजरल पार्ट इज बीइंग कवर्ड which is related to the adjudication, तो अब देखो यहाँ पे हमारा पढ़ाने का क्या अप्रोच रहने वाला है, हमारा पढ़ने का क्या अप्रोच रहने वाला है। देखो बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू द एंटायर कंपनी लॉ, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू द एंटायर कंपनी लॉ इन द क्लास, तो इसी में पूरा साल लग जाने वाला है। हाउएवर देखो ये आपको अपने लेवल पे करना रहेगा, है ना। यू नीड टू गेट योरसेल्फ updated with all the relevant provisions of company law along with the amendments under company law। सर हमने तो सुना था प्रोफेशनल में कंपनी लॉ है नहीं, बेटा कंपनी लॉ आएगा यहाँ पे। ये जो सब्जेक्ट है एक्सटेंशन है आपको कंपनी लॉ का, जो आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ा। तो वन नीड्स, अ स्टूडेंट नीड टू बी वेल अवेयर of all the applicable provisions of company law, तभी वो ऑफेंसेस और पेनल्टीज वाले पार्ट उसको समझ में आने वाला है, तभी एडजुडिकेशन वाला पार्ट उसको समझ में आने वाला है और ठीक से पढ़ने वाला है। हाउएवर फेमा एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कंपटीशन एक्ट, सीबी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट फिर से लेंदी है काफी, और जीएसटी एक्ट फिर से लेंदी है काफी। जीएसटी हाउएवर तुम लोग मोस्ट स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हो भी इन योर एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, इनकम टैक्स एक्ट वाले पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये आप फिर से प्रोफेशनल में पढ़ने वाले हो।
इन योर एडवांस टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। और ये जो रिमेनिंग एक्ट है आपको, फेमा हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, कंपटीशन हो गया, सेबी एक्ट हो गया, तो जब भी क्लास के अंदर मैं इनसे रिलेटेड एजुडिकेशन प्रोसेस आपको पढ़ाऊंगा, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दी मेन प्रोविजंस, ऑल दी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर दीज एक्ट्स। थोड़ा सा हम लोग एक होता है ना कि ओवरव्यू लेंगे सभी सेक्शंस का, सभी प्रोविजंस का, ब्रश अप कराऊंगा मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का एज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी फॉलिंग अंडर दीज एक्ट्स। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जैसा मैं आपको पढ़ाऊं, जो मैं आपको पढ़ाऊं वैसा और वो आपको पढ़ना रहेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बिफोर मूविंग फर्दर, अगर देखो हम लोग सिलेबस चेक करें, सिलेबस एज स्पेसिफाइड इन आवर बुक, तो यहां पे दिया हुआ है तुमको द एंटायर सिलेबस इज bifurcated into only 7 chapters, पर ये 7 chapters नहीं है। These 7 chapters are equivalent to 17 chapters in my opinion. सर डरा रहे हो क्या बेटा? डरा नहीं रहे, बता रहे, ठीक है? We must be well aware. We must be well aware. बात समझ में आ रहा है क्या? अदरवाइज एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आपको हो सकता है। सिर्फ वो नहीं पढ़ना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके एडिशन में आपको काफी सारी चीजें पढ़ना रहेगा जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है। इज इट क्लियर? आपको चैप्टर नंबर 1 दिया रखा है शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, इट इज रिलेटेड टू योर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट वाला पोर्शन। देन फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट, ये रेगुलेटरी एक्शन, एजुडिकेशन प्रोसेस, प्रोसिक्यूशन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, रिलीफ एंड रेमेडीज। अब तुम समझो, पार्ट 1 कॉर्पोरेट डिस्प्यूट चैप्टर नंबर 1 में कवर हो रहा है ना? नॉन कंप्लायंसेस से रिलेटेड प्रोविजंस आपको कवर हो रहा है, नॉन कंप्लायंसेस से रिलेटेड पार्ट आपको कवर हो रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में, ठीक है? अलॉन्ग विद योर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 इज गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट चैप्टर, ठीक है? दैट डील्स विथ क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लायबिलिटी, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पॉलिसी एंड अदर रिस्क एंड लायबिलिटी मिटिगेशन अप्रोचेस। इट इज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर, ठीक है? मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई भी लिंक नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट देखोगे तो सर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में क्या पढ़ने वाले वो मालूम चल गया, नॉन कंप्लायंस मालूम चल गया, रेमेडीज, रेमेडियल एक्शन कौन लेगा, कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करेगा बिफोर एनी अथॉरिटी? कंपनी सेक्रेटरी, है ना? अ कंपनी सेक्रेटरी इज वेल वर्स्ड, ऐसा माना जाता है, ही इज द बेस्ट प्रोफेशनल टू रिप्रेजेंट अ कंपनी, is the best professional to represent a company before any adjudicating authority, before any authority, in order to seek for the remedies available under the law. अभी नॉन कंप्लायंसेस हुआ, नॉन कंप्लायंसेस का क्या रेमेडीज अवेलेबल है, उसके लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? कंपनी सेक्रेटरी। बेटा, that is why this particular subject has been included in your CS professional new syllabus. One more thing, as I've told you, the entire subject is not only divided into 7 chapters, ठीक है? तो यहाँ पे देखो पढ़ने का अप्रोच कुछ ऐसा रहने वाला है, काफी चैप्टर्स, काफी टॉपिक्स मैं आपको नोट डाउन करवाने वाला हूँ, ठीक है, एज फार एज पॉसिबल। एंड कुछ टॉपिक्स हम लोग डायरेक्टली बुक रेफर करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स के लिए डायरेक्टली हम लोग बुक्स रेफर करने वाले हैं। तो जो भी लिखवाया जा रहा है आपको सभी लिखना रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यू नीड टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग दैट आई मेक यू राइट डाउन इन द क्लास। आई विल ट्राई टू मेक यू राइट डाउन द मैक्सिमम पोर्शन पॉसिबल। सर उससे क्या होने वाला है? उससे तुमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, स्पेसिफिकली 1 day before your examination. As we all know that we are not going to get any kind of leave before your professional exam, and if any student is going for all the 3 modules, तुमको कोई भी लीव नहीं मिलने वाला ना। तो a student is hardly getting 7 to 8 hours
to complete the entire syllabus. In that situation, it becomes a very difficult task to complete the 100% of the syllabus, to read the entire module in just 7 to 8 hours. Calculate करके देखना, 7 to 8 hours से ज़्यादा नहीं मिलता आपको. तो जो पोर्शन आप लोग लिख करके पढ़ रहे हो, जो भी पोर्शन आप लिख रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख रहे हो, उसको रिवाइज करने में आपको कम टाइम लगने वाला है एज कंपेयर टू रीडिंग द सेम कंटेंट फ्रॉम योर ICSI मॉड्यूल. इज इट क्लियर? सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 विल बी रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डिस्प्यूट वाला पार्ट. Is it clear everyone? हाँ जी सर, स्टार्ट करें. ओके.